तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था और उसमें पहली क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक की परिभाषा देखा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, और डेफिनेशन के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखा। ठीक है ना। थर्ड चीज इसमें देखनी है हमको, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो इसको ध्यान से समझना बेटा। जैसे अर्थव्यवस्था पैसों की व्यवस्था है ना, मतलब पैसा, इकोनॉमी मींस वेल्थ, पैसा। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहने का मतलब होगा कि वो पैसे हम कहां कहां से कमा सकते हैं। ठीक, इकोनॉमी मतलब जो पैसा है, पैसों की जो व्यवस्था है, तो जो पैसा है उसकी व्यवस्था अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहना, इसका मतलब हम वो पैसे कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं, कहां से वो पैसे आ सकते हैं हमारे। तो याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से तीन क्षेत्र हैं। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एक है आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। ठीक, एक है प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। एक है आपका द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर। ठीक, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक, एकदम फोकस करके पढ़ना। ठीक, याद होना चाहिए। यहां से डेटाबेस क्वेश्चन आता है और पूरा कंपाइल्ड डेटा आपको बता रहा हूं, विद सोर्स बताऊंगा कहां से कौन सा डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ताकि कभी भी जब आगे आपको अपडेट करना हो तो बस आप उस डेटा को अपडेट कर लेना। ठीक है, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूं ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में यूजफुल होगा, इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहने का मतलब होता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहने का मतलब होता है वे क्षेत्र जहां से हम अर्थ यानी पैसे कमा सकते हैं या जहां से पैसे प्राप्त होने की संभावना होती है। ठीक, और पैसे जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्षेत्रों से आ सकते हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र, एक है द्वितीयक क्षेत्र और एक आपका तृतीयक क्षेत्र। अब देखो, प्राइमरी जब भी किसी को कहा जाता है तो प्राइमरी, प्राथमिक, मौलिक, मतलब जब किसी चीज को उसके मूल अवस्था में प्राप्त किया जाए और उसके मूल अवस्था से जब हमको पैसे मिलेंगे तो वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। सही बात। तो मूल अवस्था मतलब क्या? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां कच्चे माल का उत्पादन होता है। उत्पादन का मतलब फिर वही, प्रोडक्शन मींस वेल्थ, पैसा। समझ रहे हो बात? द सेक्टर प्रोड्यूसेस द रॉ मटेरियल्स। जहां पर कच्चे माल का उत्पादन हो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। मतलब कच्चे माल के खरीदी बिक्री से उसका उत्पादन करके जब पैसे कमाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र, है ना। रॉ मटेरियल, देखो मटेरियल 2 प्रकार के होंगे, एक रॉ होते हैं और एक फिनिश्ड गुड्स होते हैं। जब कोई चीज नेचुरली इमर्ज होती है तो वो रॉ फॉर्म में होती है, उसको फिर इंडस्ट्री में ले जाकर के फिर क्या किया जाता है? उसको फिनिश्ड गुड्स मतलब उपयोग करने योग्य बनाया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जहां पर भी कच्चे माल का उत्पादन होगा, रॉ मटेरियल, मतलब वो अपने मूल स्वरूप में है, प्राथमिक स्वरूप में है। भाई जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसका प्राथमिक अवस्था क्या है? शस्यावस्था है ना, है ना, इन्फेंट जब वो होता है। तो उसी तरीके से कोई भी वस्तु है जब अपने प्राथमिक स्वरूप में है और उसकी खरीदी बिक्री से, उसके उत्पादन से जो पैसा आ रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। समझ में आई? अब प्राथमिक क्षेत्र कहां है? देखो कहां से पैसे आ रहे हैं। एक धान, गेहूं, मैं चावल नहीं बोल रहा हूं, धान, गेहूं, जो भी फसलें हो रही हैं यानी एग्रीकल्चर से जो पैसा आ रहा है वो रॉ फॉर्म में है। समझो ना भाई, अभी सारे किसान धान बेचे कि चावल बेचे? बताओ मेरे को। धान बेचे ना, रॉ फॉर्म में बेचे हैं। वो जो भी पैसा आएगा वो प्राथमिक क्षेत्र का पैसा।
प्राइमरी सेक्टर। ठीक, एक आप देखो, जब आप दूध दही खरीदते, मतलब दूध वगैरह जब खरीदते हो, ये सब भी क्या है आपका नेचुरल स्वरूप में अपना, है ना, नेचुरल स्वरूप में, यानी पशुपालन से आते हैं। ठीक, मछली वगैरह जो है आपका मत्स्यन, है ना, ये सब किस में आ जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में। मतलब जहां पर भी अपने रॉ फॉर्म में है वो सब प्राइमरी सेक्टर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इस तरीके से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे प्रमुख है आपका कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, सबसे प्रमुख कृषि। कृषि के साथ साथ पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, कृषि के साथ साथ पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, तीसरा मत्स्यन, फिशरीज, मत्स्यन फिशरीज। चौथा वानिकी, फॉरेस्ट्री। चौथा वानिकी, भाई आप जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो पैसे कमाते हैं, जैसे आप सुनते होगे स्मॉल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, खासतौर पर तेंदुपत्ता, है ना, तेंदुपत्ता का जो संग्रहण होता है उससे जो पैसा आ रहा है वो भी क्या है अपना रॉ फॉर्म में। समझ आया, ठीक है, समझ आया। तो ये फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के साथ साथ खनन, माइनिंग, खनन के साथ साथ उत्खनन, उत्खनन। ठीक है, क्वेरिंग भी बोलते हैं इसको, QUARRYING, क्वेरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सकवेशन भी बोलते हैं उत्खनन को, क्वेरिंग ज्यादा यूज्ड वर्ड है इसके लिए। ठीक, इसके साथ साथ लठ्ठ उत्पादन, लॉगिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, LOGGING, लॉगिंग। तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, फिशरीज मतलब कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्यन हो गया, ठीक, वानिकी, फॉरेस्ट्री। ठीक, इसके बाद से खनन, उत्खनन, माइनिंग एंड एक्सकवेशन या क्वेरिंग बोलते हैं उसको, और फिर लास्ट में लॉगिंग। ठीक है, LOGGING, लॉगिंग, लठ्ठ उत्पादन। लठ्ठ उत्पादन में मुख्य रूप से बांस का उत्पादन आता है जो लाठी के लिए प्रयोग किया जाएगा, है ना, मुख्य रूप से बांस का उत्पादन इसके अंतर्गत आता है। खनन समझ रहे हो, खनन और उत्खनन में बेसिक डिफरेंस समझते हो। बेसिक डिफरेंस समझो, एकदम आपको साधारण भाषा में समझाता हूं। माइनिंग, खनन जो होता है जमीन के अंदर बहुत गहराई तक होगा, ठीक है ना, जब बहुत ज्यादा गहरा खोदा जाएगा तो माइनिंग है। और जब सुपरफिशियल खोदा जाएगा, ऊपरी परत पर बस, ठीक है ना, ऊपर ऊपर जब खोदा जाएगा तो वो क्वेरिंग कहलाता है। मतलब जब सतही खुदाई किया जाए, समझ में, सतही खुदाई किया जाए, ठीक, मतलब इसको बोलते हैं सुपरफिशियल डिगिंग, सतही खुदाई करना। अगर सुपरफिशियल डिग किया जा रहा है तो वो एक्सकवेशन है, क्वेरिंग है, मतलब उत्खनन है। और अगर डीप खुदाई किया जा रहा है तो खनन होगा, माइनिंग होगा। डीप खुदाई हमेशा क्यों करेंगे, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी खनन से हमेशा खनिज मिलेगा, ठीक है ना, खनन हमेशा खनिजों के लिए किया जाएगा। और जो एक्सकवेशन है या क्वेरिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसको जो सुपरफिशियल डिगिंग होता है, वो आमतौर पर आप देखते हो जैसे सड़क बनाने के लिए या कहीं पर घर बनाया जाना है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हो, घर बनवा रहे हो, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, वो आप क्या क्या कर रहे हैं, पार्किंग के लिए, है ना, आपका ग्राउंड पार्किंग जो करते हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग, उसके लिए खोदते हैं ना, वो सब सुपरफिशियल डिगिंग कहलाता है, वो सब एक्सकवेशन है। मिनरल्स के लिए जो भी हो रहा है वो सब क्या है आपका माइनिंग। समझ पाए, तो माइनिंग भी इसी में आएगा और आपका क्वेरिंग भी इसी में आएगा। ठीक, वानिकी समझ गए, फॉरेस्ट्री, जितने भी वनोत्पाद होते हैं, है ना, लघु वनोत्पाद, स्मॉल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, इन सबको जो भी बेच करके कमाया जाता है सब वो वानिकी के अंतर्गत आएगा। मत्स्यन, मछली के उत्पादन को कहेंगे। ठीक, पशुपालन, मतलब जो भी आपका पशुओं का पालन किया जा रहा है, उनसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी खरीदे जा रहे हैं वो सब, और एक आपका कृषि। सही बात, एक बात समझना बेटा, प्राथमिक क्षेत्र में अगर मान लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से 100 रुपए आते हैं तो लगभग 30% पूरे को गोला कर दिया, 30% अकेला एग्रीकल्चर का होता है।
मेरी बात समझ रहे हैं? अगर प्राइमरी सेक्टर से जो पैसे आ रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर से 100 रुपए आ रहे हैं, मतलब अगर 100% मान ले, तो 30% कॉन्ट्रीब्यूशन अगेरा एग्रीकल्चर का है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में इतने सारी चीजें आती हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? कृषि से आता है। इसलिए आमतौर पर प्राथमिक क्षेत्र को कृषि कह दिया जाता है। सही बात? आमतौर पर कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कह दिया जाता है। समझ पा रहे हो? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि कहेंगे। अब देखो बेटा, जैसे ये प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान किसका हो गया? आपका कृषि का। इसके बाद देखो क्या बचा? पशुपालन आया, मत्स्यन है ना, आपका वानिकी, खनन, उत्खनन और आपका लठ उत्पादन या लॉगिंग, ये सब आ गए। सही बात? बिकॉज एग्रीकल्चर शेयर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर इन प्राइमरी सेक्टर, सो द प्राइमरी सेक्टर बाय डिफॉल्ट नेम्ड एज एग्रीकल्चर। बाय डिफॉल्ट हम प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोल देते हैं, लेकिन आपके जानने के लिए जरूरी है कि वैसे अगर हम क्लासिफाई करें तो ये कृषि एवं ये बाकी सबको अनुषंगीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि के अनुषंगीय क्षेत्र, अलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, अलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो जब भी अनुषंगीय क्षेत्र बोले, अगर आपसे प्राथमिक क्षेत्र में अनुषंगीय क्षेत्र क्या होंगे या कृषि के अनुषंगीय क्षेत्र किसको कहा जाएगा, तो याद रखें पशुपालन, मत्स्यन, वानिकी, खनन, उत्खनन और लठ उत्पादन, इन सबको मिलाकर के अनुषंगीय क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर हुआ? और कृषि अकेला होगा। एक बात समझना बेटा, कुछ चीजें यहीं से थोड़ा सा देख लेंगे। कृषि जो है आपका, जैसे प्रमुख रूप से कृषि, उसी के नीचे आप लिख लेना, कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांति आपका हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। कृषि के नीचे ही लिखना, कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांति क्या है आपका? हरित क्रांति। ठीक, हरित क्रांति। हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ हुआ, मतलब चला भारत में। ठीक, हरित क्रांति के प्रणेता थे एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है ना, एम.एस. स्वामीनाथन। उसी तरीके से जो पशुपालन है, पशुपालन के अंतर्गत क्रांति चलाई गई जिसको कहते हैं श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। याद रखें, श्वेत क्रांति भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, टू इनहेंस द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। और जो श्वेत क्रांति है वो 13 जनवरी 1970 को चलाई गई थी, 13 जनवरी 1970 को चलाई गई। और इसके संस्थापक थे, मतलब इसके प्रणेता थे वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन। तो कृषि से संबंधित क्रांति कौन सी? आपका हरित क्रांति। कृषि से संबंधित मतलब फसल उत्पादन संबंधित। ठीक है, 1966-67 में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। पशुपालन से संबंधित प्रमुख क्रांति कौन सी है? श्वेत क्रांति। ठीक है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन टू इनहेंस द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। 13 जनवरी 1970 को ये स्टार्ट हुआ और वर्गीस कुरियन इसके प्रणेता थे। ठीक है ना, वर्गीस कुरियन। ये जो श्वेत क्रांति है, इसी के अंतर्गत जो आज आप दूध पीते हैं अमूल, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आनंद, गुजरात के आनंद क्षेत्र में स्थापित किया गया था, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है ना, तो अमूल की स्थापना इसी के अंतर्गत की गई थी। और यहीं से एक चीज याद रखिए बेटा, यही श्वेत क्रांति का परिणाम यह हुआ है कि भारत में 2023, ठीक है, भारत में 2022, मतलब 22 का आंकड़ा है अभी तक। ठीक है, और यही चलेगा
221.1 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन क्षमता है भारत की। भारत में जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है वो 221.1 मिलियन टन, यही काम आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 221.1 मिलियन टन है। याद रखें कि ये पिछले वर्ष मतलब 2021 में 210 मिलियन टन था। 2021 में दुग्ध उत्पादन जो है 210 मिलियन टन था, जो 2022 में वर्तमान में 221.1 मिलियन टन है, ठीक। इस तरीके से दुग्ध उत्पादन में 5.3% की वृद्धि हुई है, ठीक है। सच एज द मिल्क प्रोडक्शन इज इनहेंस्ड बाय 5.3%। समझ पा रहे हैं? दुग्ध उत्पादन में 5.3% की वृद्धि हुई है। याद हुआ? देखो बेटा, हम पढ़ कैसे रहे, दिमाग में पूरा खाका चलना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक। प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जहां कच्चे माल का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक। इस प्रकार से कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, वानिकी, खनन, उत्खनन, लठ उत्पादन, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक। कृषि का शेयर ज्यादा होने के कारण कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कह दिया जाता है। हालांकि इसके साथ जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों को अनुषंगी क्षेत्र या अलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है, अनुषंगी क्षेत्र, ठीक। अब ये जो जितने भी क्षेत्र हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें जैसे कृषि को बढ़ावा देने के लिए, फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1966-67 में MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति चलाई, ठीक। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन के माध्यम से डेयरी प्रोडक्ट, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया गया, ठीक। व्हाइट रेवोल्यूशन के प्रणेता थे वर्गीस कुरियन। 13 जनवरी 1970 को चलाया गया। और इसी का परिणाम यह है कि आज भारत में 2022-23 में भारत में जो दुग्ध उत्पादन है वो रिकॉर्ड 221.1 मिलियन टन है, जो कि पिछले साल 210 मिलियन टन था। उसकी तुलना में 5.3% की वृद्धि हुई है, 5.3%। याद हुआ? दुग्ध उत्पादन कितना है इस बार? 221, ठीक है। पिछले बार कितना था? 210। ग्रोथ कितने का हुआ है? लेकिन जो 5.3% का ग्रोथ हुआ है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उतना बेहतर नहीं है, ठीक है। भारत की क्षमता इससे ज्यादा है। तो भारत सरकार ने इसका कारण दिया कि जो दुग्ध का जो प्रमुख सोर्स है, ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ है ना मिल्क इज काउ एंड बफेलो, गाय और भैंस है। और 2022-23 में जो हमारे देश में जो गौधन है ना, जैसे गाय और भैंस, वो एक चर्म रोग से पीड़ित थे जिसको लंपी रोग कहा गया, लंपी स्किन डिसीज। सुने हो? इस लंपी रोग की वजह से जो दुग्ध उत्पादन है उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जो गायवंशी है, जो हमारे गौवंशी है, मतलब जो हमारे गाय भैंस है, उनकी बहुत ज्यादा मात्रा में मृत्यु हुई थी। समझे मेरी बात? तो जितनी बातें बताया उसमें रीजन समझिए। 2023 में जो वृद्धि है वो स्थायी रहने की संभावना है। उसका प्रमुख कारण गाय और भैंस को एक चर्म रोग होना, लंपी रोग होना बताया गया। तो लंपी रोग किसमें होता है? पशुओं में, ठीक है। किस प्रकार का रोग है? चर्म रोग है। समझ बात? लिखो इसको, तो यहां पर एक लाइन नोट करके, इसके नीचे आप नोट करके लिखेंगे वर्ष 2023 में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि स्थायी रहने की संभावना है। लिखेगा इन द ईयर 2023 there is a probability of stable growth in milk production in comparison with 2022, ठीक। पॉइंट नंबर 2 करके लिखिएगा। इसका प्रमुख कारण गाय और भैंसों को लंपी चर्म रोग होना बताया गया है, ठीक है। द मेन कॉज बिहाइंड दिस
the main cause behind this is the lumpy skin disease, the lumpy skin disease in cows and buffaloes. ठीक, मतलब इनको ये चर्म रोग हुआ जिसकी वजह से बहुत मृत्यु हुई गाय भैंसों की। और ये इसके बाद देखो, एक आपका जैसे पशुपालन के बाद आता है मत्स्यन, फिशरीज। ठीक, मत्स्यन से संबंधित क्रांति है नीली क्रांति। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन। याद रखें, नीली क्रांति वर्ष 1985 में, 1985। ठीक, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति जो है आपका वो वर्ष 1985 में चलाई गई। ठीक है, हरिलाल जो मत्स्य वैज्ञानिक हैं उनके नाम पर है, हरिलाल इसके प्रणेता है। ठीक है, प्रोफेसर हरिलाल जो है इसके प्रणेता है। तो समझ में आया? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड विथ क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर। ठीक, व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड विथ मिल्क प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, वर्गीस कुरियन। ठीक, और जो मत्स्य क्रांति है मतलब ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे? आपका फिशरीज। ठीक है ना? कई बार फिशरीज की जगह पर यह शब्द भी मिलेगा बेटा आपको, एक्वाकल्चर। ठीक है ना? जो पानी में जो भी उत्पादन होगा, एक्वाकल्चर। ठीक, तो एक्वाकल्चर या मत्स्यन एक ही चीज। क्लियर हुआ? इसके अलावा कुछ जब देख ही रहे हैं तो कुछ प्रमुख क्रांति, मतलब कुछ प्रमुख क्रांति, सम इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन अगर देख लें किसका संबंध किससे है, सम इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन। तो जैसे हमने अभी देखा हरित क्रांति, देखा हमने, इसका संबंध किससे है? फसल उत्पादन से, है ना? फसल। श्वेत क्रांति हमने देखा, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? आपका दुग्ध उत्पादन। ठीक, इसके बाद नीली क्रांति हमने देखा, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्यन, एक्वाकल्चर। उसी तरीके से पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। ठीक, पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध है आपका तिलहन। तिलहन मुख्य रूप से सरसों, सरसों पीला पीला होता है ना, तो सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने से है एक छोटा सा ये तिलहन उत्पादन, है ना? तो तिलहन उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तिलहन को इंग्लिश में बोलेंगे ऑयल सीड्स, मस्टर्ड। तो ऑयल सीड्स या मस्टर्ड से रिलेटेड है ये। क्लियर हुआ? वैसे ही एक इसमें काली क्रांति, ठीक है ना, ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड है आपका पेट्रोलियम से। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ पेट्रोलियम। काली क्रांति, कृष्ण क्रांति ही बोलते हैं इसको, है ना? काली क्रांति या कृष्ण क्रांति दोनों एक ही है, ब्लैक रेवोल्यूशन। ठीक, एक आपका लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन, मीट उत्पादन। ठीक है, और साथ ही साथ टमाटर, मीट और टमाटर उत्पादन से जुड़ा हुआ है। रेड रेवोल्यूशन, मीट और टमाटर। ठीक है, देखो पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति, प्रॉन्स, झींगा उत्पादन। ठीक है, गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन, प्रॉन्स। ठीक, उसके बाद से एक देख लें रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। ठीक, रजत क्रांति, तो रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन, एग। ठीक है, रजत क्रांति, तो रजत है तो स्वर्ण भी होना चाहिए, स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। शहद मतलब मधुमक्खी वगैरह, ठीक है ना, डायमंड रेवोल्यूशन। ठीक है ना, शहद उत्पादन से। ठीक, शहद उत्पादन इसमें ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा एक है आपका ग्रे। ग्रे को क्या बोलेंगे? नहीं, ब्राउन अलग होता है, सिलेटी, उससे अच्छा ग्रे ही लिख लो। ग्रे रेवोल्यूशन। ठीक है, खाद उत्पादन। ठीक है,
और बताओ, भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन, चमड़ा उत्पादन, लेदर प्रोडक्शन, इतना कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं, थोड़ा याद रखें। जूट इसी में आ जाएगा? नहीं नहीं, जूट गोल्डन में नहीं आएगा। जूट के लिए क्रांति वो है अगर रेनबो रेवोल्यूशन चलाया गया अलग से, अलग है। तो ये भूरी क्रांति है ना, चमड़ा। एक गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन। गोल क्या होता है? आलू, आलू। पोटैटो रेवोल्यूशन, पोटैटो प्रोडक्शन। समझ में आया? देखो ऐसे मत रटना नहीं है भाई। अगर रंग दिया गया है, रंग दिया गया है तो कुछ ना कुछ उसके आधार पर ही होगा। जैसे ग्रीन क्या होंगी? फसलें, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक। व्हाइट क्या होगा? दूध, तो व्हाइट रेवोल्यूशन आपका दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। नीला, समंदर में मछलियां रहती है, समंदर कैसा रहता है? नीला नीला, तो नीली क्रांति। सरसों कैसा रहता है? पीला, तो पीली क्रांति। सही बात। उसके बाद से जो कलर याद है, काला क्या होगा? आप पेट्रोल डीजल वगैरह देखते हो तो काला काला दिखाई देता है, तो ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ, ठीक। खाद देखो ग्रे दिखाई देगा, चमड़ा भूरा दिखाई देगा, टमाटर और मटन लाल दिखाई देगा, है ना। अंडा जो है सिल्वर दिखाई देता है जब उबल जाता है, तो अंदर का, अंदर वाला जी यॉक जो रहता है, बीच वाला खाए हो हाथ दबा के, तो वो जो रहता है वो सिल्वर रहता है। समझ में आया? तो वो रजत क्रांति हो गई, ठीक। और डायमंड देखो, सोने के कलर का शहद नहीं होता है, तो शहद उत्पादन आपका डायमंड, डायमंड। अब वही गोल्डन, सॉरी, मैं क्या नीचे की चीज देखते ही नहीं ना, ऊपर ही देखता हूं। तो गोल्डन रेवोल्यूशन, समझ गए। और क्या बचा? भूरा। भूरा क्या होता है? चमड़ा, लेदर प्रोडक्शन। याद रहेगा? चलो ठीक। तो समझ में आई ये सारी चीजें, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक। किसको क्या कहते हैं और किससे जुड़ी हुई क्रांति क्या है, बस इतना बता। अभी डिटेल नहीं बताना शुरू किया, केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है प्राथमिक क्षेत्र। समझ में आया? अब देखो बेटा, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, वानिकी आएगा। अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं उसमें प्राथमिक क्षेत्र वो है जहां से कच्चे माल का उत्पादन होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो उत्पादन के लिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो उत्पादन के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हो, उसे हम द्वितीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। द सेक्टर रिलायड ऑन प्राइमरी सेक्टर, द सेक्टर रिलायड ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर देयर प्रोडक्शन। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो अपने उत्पादन के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर आश्रित हो, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन होगा तो मतलब वहां से सामान आएगा तो यहां पर बने, ठीक। अब प्राथमिक क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो मुख्य रूप से क्या आ जाएंगे? उद्योग, इंडस्ट्रीज, है ना। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या आ जाएंगे? उद्योग आ जाएंगे, ठीक, इंडस्ट्रीज। क्योंकि भाई आप देखो, जैसे उद्योग ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो कि कपड़ा उद्योग है या सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री, जहां कपड़े बन रहे हैं, तो कपड़ा बनेगा कब? जब किसान जो है कॉटन को उगाएंगे, कॉटन को कल्टीवेट करेंगे। मेरी बात समझ रहे? कपास उत्पादन होगा तब तो। इसका मतलब कपास उत्पादन तो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया वो, ठीक। और वो नहीं आएगा तो इंडस्ट्री नहीं चलेंगे, इसलिए इंडस्ट्रीज आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। मेरी बात समझ में? तो इंडस्ट्री सेक्टर में जैसे प्राथमिक में इतनी सारी चीजें आती हैं, तो एक तो इसमें उद्योग आ जाएंगे, दूसरा आपका जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई, जो आपको पानी पहुंचा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो पैकेज्ड वाटर आप पीते हो, ठीक, या जो जल संसाधन विभाग आपको पानी पहुंचा रहा है,
है ना, नगर निगम के नल के माध्यम से, वहां से जो भी कमाई हो रही है जल के माध्यम से, जलापूर्ति, तो ये आपका इसमें आएगा। तीसरा आपका विद्युत निर्माण, पावर जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी आप लिख लें सीधा सीधा। तो जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रही है ना, जनरेट कर रही है, ठीक है, वो भी किस में आएगा आपका, सेकेंडरी में। सही बात, क्योंकि पानी तो प्राइमरी है ना, रॉ फॉर्म में आपने, ठीक, उससे हाइड्रा एनर्जी बनाना, या जो कोल है, कोल अपने रॉ फॉर्म में है प्राइमरी सेक्टर, उससे थर्मल एनर्जी बनाना, ये सब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएंगे। तो जितने भी आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स देखते हैं वो सब किस में जाएंगे, आपका सेकेंडरी। ठीक है ना। जल एवं गैस आपूर्ति लिख लेना, जल एवं गैस आपूर्ति मतलब वाटर एंड गैस सप्लाई। तो जो जल आपको दे रहे हैं पीओ बिस्लेरी, वो द्वितीय, ठीक। जो गैस आपको पहुंचा रहे हैं, अरे वो सिलेंडर वाला, पेट वाला नहीं। बोले अरे ये भी द्वितीय है क्या, ये प्राथमिक है। वो प्राथमिक है, देखो, ठीक है। तो ये आपका विद्युत निर्माण, सॉरी, जल एवं गैस आपूर्ति, ठीक है। तो वो सब नहीं जी, इंडेन, भारत गैस, एचपी, ये सब क्या है आपका सेकेंडरी में आएंगे। समझ आए, विद्युत निर्माण। अच्छा, इसके साथ निर्माण, कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण और विनिर्माण, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, घर वगैरह बनाना, मतलब जो सिविल वर्क्स होते हैं, है ना, सड़क बनाना, घर बनाना, कोई बिल्डिंग बनाना, ये कंस्ट्रक्शन के वर्क्स हो गए, वो सेकेंडरी सेक्टर। विनिर्माण क्या हो जाएगा, मतलब वस्तु का उत्पादन करना, कोई वस्तु बनाना, है ना, मेकिंग एनी गुड्स। जैसे हम जो भी कपड़े लत्ते पहन रहे हैं, ये सब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। जो घर जिसमें हम रह रहे हैं वो सब कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो सिविल वर्क्स कंस्ट्रक्शन में है, प्रोडक्शन वर्क्स आपका मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। आई मेरी बात समझ में। याद रखेंगे, द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग कह देते हैं। द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण क्षेत्र का होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान कृषि का, उसी तरीके से द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण क्षेत्र का होता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। समझ में आया। इंडिविजुअल इन सबको पढ़ेंगे अपन, डेटा देखेंगे इन सबके, है ना। देखो बेटा, जैसे तृतीय क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से मतलब तृतीय क्षेत्र क्या है, याद रखें, वे क्षेत्र जो उत्पादन के लिए द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर रहे। ठीक है, द सेक्टर रिलाइड ऑन सेकेंडरी सेक्टर फॉर देयर प्रोडक्शन। मतलब अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जो अपने उत्पादन के लिए द्वितीय क्षेत्र में निर्भर रहते हैं, द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तृतीय क्षेत्र। जहां कच्चे माल का उत्पादन हो प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहे वो द्वितीय क्षेत्र, और जो द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर रहे वो क्या होगा आपका। अब देखो बेटा, जैसे एक उद्योग खोल लिया द्वितीय क्षेत्र में, अगर उद्योग नहीं खुलता तो उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को रोजगार कहां से मिलता, सर्विस कहां से मिलता हो। मेरी बात समझ रहे हो। मतलब अगर रोजगार देना है, सर्विस देना है, तो उसके लिए उद्योग होना चाहिए। मतलब जो धान आया वो प्राथमिक क्षेत्र, राइस मिल जिसमें धान चावल बना वो द्वितीय क्षेत्र, और उस राइस मिल में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब क्या हो जाएंगे आपका तृतीय क्षेत्र, क्योंकि वो उद्योग नहीं होता तो वो सेवा नहीं होती। इसीलिए तृतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से सेवाएं रखा जाता है, सर्विसेज। ठीक है ना। जो तृतीय क्षेत्र है उसमें क्या आएगा, पूरा आपका सेवाएं, सर्विसेज। ठीक, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं मतलब कुछ प्रमुख, जैसे देख लें हर प्रकार की चीज, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब जो भी बचा सब सेवाओं में। सही बात। जैसे
आप देखें जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक, बैंकिंग और भंडारण यानी स्टोरेज बोलेंगे उसको, मतलब जितने भी वेयर हाउस वगैरह होते हैं जहां पर भंडारण किया जाता है वो सब, ठीक है। परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। बीमा हो गया, इंश्योरेंस, है ना। बैंकिंग, भंडारण, बीमा, परिवहन, ठीक। इसके अलावा जो लोक सेवाएं होती हैं, लोक सेवाएं या लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी नौकरी मतलब, ठीक। लोक सेवाएं, आपका रक्षा सेवाएं, ठीक, रक्षा सेवाएं, ये सब किस में आ जाएंगे, आपका सर्विस सेक्टर में, ठीक है ना। टीचिंग विचिंग सब सर्विस सेक्टर का पार्ट, मतलब ये एज एन एग्जांपल बताया मैं आपको। मतलब जितनी भी नौकरी आप देख रहे हैं, जो भी आप, जैसे मेडिकल हो गया, चिकित्सा, है ना, शिक्षा, ये सब इसी में आएंगे, समझ आए। चिकित्सा, शिक्षा, दूर संचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन, ये सब इसी में आएगा, टर्सरी सेक्टर में, समझ पाए। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये बताओ बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? प्राथमिक क्षेत्र वह है, प्राथमिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर वस्तुएं अपने प्राथमिक स्वरूप में हो, इनिशियल स्टेज में हो, ठीक, यानी कच्चे स्वरूप में होंगे, कच्चे माल का उत्पादन होगा प्राथमिक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है वो द्वितीयक क्षेत्र, और जो द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है वो तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या कहेंगे? कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, वानिकी, खनन, उत्खनन और लठ उत्पादन। कृषि को छोड़कर बाकी सबको अनुषंगीय क्षेत्र या एलाइड सेक्टर कहा जाता है। क्लियर हुआ? कृषि को छोड़कर के बाकी सबको क्या बोलेंगे? एलाइड सेक्टर बोलेंगे, अनुषंगीय क्षेत्र, ठीक। कृषि से जुड़े हुए हम बहुत सारे क्रांति देखे, जैसे कृषि में फसल उत्पादन से हरित क्रांति देखा, स्वामीनाथन 1966, ठीक। आपका पशुपालन में श्वेत क्रांति देखा 13 जनवरी 1970, ठीक है, वर्गीस कुरियन, ठीक। नीली क्रांति हमने देखा हरिलाल के द्वारा, है ना, 1985 1985 में। तो ये प्रमुख क्रांतियां चली। द्वितीय क्षेत्र में मुख्य रूप से उद्योग आएंगे, उद्योग के साथ साथ आपका जैसे जो जल एवं विद्युत, जल एवं गैस आपूर्ति, विद्युत निर्माण, निर्माण, विनिर्माण, ये सब किस में आ जाएंगे? आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। टर्सरी सेक्टर में जितनी भी प्रकार की नौकरियां आप सोचते हैं वो सब टर्सरी सेक्टर में आ जाए। क्लियर हुआ? अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, अब 1 बाय 1 स्टार्ट करूं, लेकिन पहले इन तीनों का एक कंबाइंड वो देखें आप, ठीक है। एक बात ध्यान सुनो बेटा, जो तीनों सेक्टर होते हैं, मैंने आपको क्या बताया? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का मतलब, अर्थव्यवस्था मतलब पैसा, और अर्थव्यवस्था का क्षेत्र मतलब पैसा कहां से कमाया जा रहा है, पैसा आ कहां से रहा है। तो जहां से पैसा आ रहा है वो 3 क्षेत्र हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी इन तीनों जगह से ही पैसा आ रहा है। अब ध्यान से सुनना बेटा, पढ़ना इसको अगले चैप्टर में, लेकिन यहां कुछ आंकड़े आपको याद करवाने, उसको ध्यान सुनो। तीनों क्षेत्र से जो पैसा आता है, कुल कमाई एक देश की जो होती है, उसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी आप फिलहाल इतना याद रखो, पूरा टेक्निकल पढ़ना है, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पूरा पढ़ना है, ठीक। कुल कमाई जो होती है उसे कहते हैं जीडीपी, देश की कुल कमाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक राज्य की जो कुल कमाई होती है उसे कहते हैं जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दो चीज समझे? इसका मतलब अर्थव्यवस्था मतलब पूरा पैसा, देश का पूरा पैसा को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी, और राज्य के पूरे पैसे को क्या बोलेंगे? जीएसडीपी। यह शब्द प्रयोग होता है। वर्तमान जो सरकार है केंद्र में, जब यह केंद्र में सरकार आई तो इसने जीडीपी के जगह पर जीवीए शब्द प्रयोग करना शुरू कर दिया, ग्रॉस वैल्यू एडेड। मैं डिफरेंस आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, पूरी चर्चा हम नेशनल इनकम वाले चैप्टर में करेंगे। जीडीपी किसी भी फाइनल प्रोडक्ट का फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होता है, किसी भी फाइनल प्रोडक्ट का फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होता है। जैसे आप समझना, आप गए और आपने एक शर्ट खरीदा, वो फाइनल प्रोडक्ट है क्योंकि आपने खरीदा, आप तुरंत उसको पहन करके चल दो, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। आपने वो शर्ट खरीदा 1000 रुपए में,
तो जीडीपी हो गई 1000 फाइनल वैल्यू। लेकिन वो जीडीपी कैसे बनी, वो शर्ट में किस किस चीज की कीमतें जुड़ी हुई होंगी। एक उस किसान की जिसने कपास को उगाया, ठीक, एक उस इंडस्ट्री की जिसने उस कपास को कपड़ा बनाया, एक उस टेलर का, उस ब्रांड का जिसने उसको अपना लेबल दिया, शर्ट बनाया उसको, और एक उस सेलर का, उस दुकानदार का जो आपको बेच रहा है। इन सब के पैसे उसमें जुड़े हुए, किसी का 100 होगा, किसी का 500 होगा, किसी का 50 होगा, ऐसा जुड़ करके 1000 में बिका। जीडीपी फाइनल वैल्यू को दर्शाता है, और जीडीपी वो फाइनल वैल्यू कैसे आई उसको दर्शाता है। बस उसके देखने में अंतर है। वैल्यू दोनों का 1000 ही आएगा, जीडीपी जीवीए दोनों 1000, लेकिन जीडीपी जब बोला जा रहा है तो आपने केवल शर्ट की कीमत देखा, और जब जीवीए बोला जा रहा है तो आपने दुकानदार से पूछा, भैया ठीक है 1000, इसमें तुम कितना प्रॉफिट पा रहे हो, जिस ब्रांड ने बनाया उसको कितना मिल रहा है, जिस किसान, जिस इंडस्ट्री ने इसको कपड़ा बनाया उसको कितना मिल रहा है, और जिस किसान ने उसको उगाया उसको कितना मिल रहा है, और उसको जोड़ करके जब आप फाइनल वैल्यू देखोगे तो वो भी जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब सबको जोड़ना। ये प्रोसीजर को दर्शाता है जीवीए, और जीडीपी जो है किसको दर्शाता है, फाइनल वैल्यू को। उसमें पता ही नहीं चलेगा दुनिया को कि टोटल पैसा कहां से आया है। जैसे एक बात समझना है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, यही 3 से पैसा आ रहा है। सरकार ने जीडीपी की घोषणा कर दी, इतनी जीडीपी, यानी टोटल पैसा इन तीनों में से यहां है। अगले साल फिर बता दिया जीडीपी इतनी बढ़ गई हमारी। लेकिन हो सकता है कि जैसे मान लो कि इस बार 1000 था, अगली बार 2000 हो गया, लेकिन हो सकता है कि इस बार 1000 में कृषि 100 ही था, है ना, बाकी दोनों 450 450 थे, या वो 600 था, ये 300 था, ये 100 था। अगली बार हो सकता है कृषि 0 हो जाए और जो 600 था वो 1000 हो गया, इसलिए ज्यादा हो गया उसका। तो जीवीए में हमको यह पता चलता है कि कहां पर कमी हो रही है, कहां पर बढ़ रहा है। यह सरकार देखती है, आपको हमको जीडीपी ही दिखेगा, लेकिन सरकार कंप्यूट जब करती है तो जीवीए के तौर पर कंप्यूट करती है, सबको जोड़ करके निकालती है। भाई आपने दुकानदार से शर्ट खरीदा तो आप दोगे तो 1000 ही ना, लेकिन एक तरीका यह है कि आप बिना पूछे 1000 दिए लेके चल दिए, जीडीपी, कुछ आपने पूछा नहीं, आपको पता नहीं किसको कितना मिला। एक आपने कहा कि मैं इसको खरीदूंगा, लेकिन आप मेरे को पहले बताओ कौन कौन कितना कितना प्रॉफिट पा रहा है। तो फाइनल वैल्यू वही रहेगी, बस उसके देखने का नजरिया बदल जाएगा, वो जीवीए का। तो इसलिए केंद्र में अब जीडीपी की जगह जीवीए चलता है। समझ में आया? yes, sir. तो इधर ध्यान देना। भारत की जीवीए में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की भागीदारी, ठीक, अर्थव्यवस्था की भागीदारी, समझ में आया? और छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में भागीदारी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन जीवीए एंड कंट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़ जीएसडीपी। मेरे को लिख लेने दिया करो, उसके बाद लिखा करो, समझ में आया? नहीं तो ऐसी माथा ठोकते रहोगे। दोनों कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा ना, यहां का आंकड़ा याद करवा देता हूं ना तुमको, छत्तीसगढ़ का भी, ठीक। तो कंट्रीब्यूशन इन जीवीए और कंट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी ऑफ छत्तीसगढ़, ये 2 हेडिंग हो जाए। और किसका कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग, और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा। कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन जीवीए एंड इन छत्तीसगढ़ जीएसडीपी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो बेटा, ऐसे याद रखो, 18, 27, 53, ठीक है, 18, 27, 53, और छत्तीसगढ़ का 16, 49, 33, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सब परसेंटेज है,
ठीक है ना। भारत का 18, 27, 53 और छत्तीसगढ़ का 16, 49, 33। ठीक है, अब देखो तो 18.3, ठीक, 27.9 और 53.8%। ठीक, 18.3% एग्रीकल्चर, 27.9% इंडस्ट्री, 53.8% सर्विस। क्लियर हुआ? पहले याद करो, पॉइंट को मत याद करो। 18, 27, 53 केंद्र में, मतलब कृषि 18, उद्योग 27 और 53 आपका सर्विस सेक्टर होगा। ठीक है, तो 18 के साथ आएगा 0.3, 18.3, 27 के साथ 729 देखो तो 27.9 और 538 तो 53.8। समझ में? 18.3, 27.9, 279, ठीक है ना, और 53.8, 538। समझ में आया? तो पहले याद करना है 18, 27, 53, ठीक है ना। 18, 27, 53, 18 के साथ 3, 27 के साथ और 53 के साथ, याद रहेगा। हर आंकड़े में कुछ ना कुछ ऐसे लॉजिक छिपे हुए रहते हैं जो आपको याद हो जाएंगे, उसको बस ढूंढना रहता है, नहीं तो भूल जाऊंगा। जैसे 16, 91, 16.91, 16, 91, 49, 88 और 33, 21। ठीक है, 16, 91, 49, 88 और 33, 21। ठीक है, 16, 98, 49, 88। देखो 49 को हम 2 बार जोड़ते तो वो 98 आता, लेकिन 88 याद रखना है, 49, 88। ठीक, 33, 3, 3 के बाद 2, 1 आ जाएगा, 3, 2, 1 तो 33.21। ठीक है ना, 33.21%। ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में भागीदारी है, कृषि की, उद्योग की, सेवा की। याद हुआ? पक्का? मतलब केंद्र में भागीदारी, मतलब जीवीए में भागीदारी अगर देखेंगे तो पहले डिजिट 18, 27, 53। ठीक है, 18, 27, 53। ठीक, अब देखो 27 याद है कि 279 आएगा, 27.9। 53 याद है 538 आएगा। ठीक है ना, तो 9 और 8 17 हो गया, है ना। तो एक के लिए क्या चाहिए? 0.3, तो 18.3। कृषि, उद्योग और सेवा। क्लियर हो गया? अब छत्तीसगढ़ में चलेंगे तो 16, 49 और 33, है ना। 16, 49, 33। ठीक, 16 के साथ याद रखो 16, 91 है, 49 में 4 सामने तो 4 दूनी 8, 88, है ना, 88, 49, 88 और 33 बाद 3, 2, 1, मतलब 33 के बाद 21 आ जाएगा, 2, 1। याद हुआ? इसका मतलब इस आंकड़े से अगर देख रहे होंगे तो एक चीज समझ में आएगा कि भारत में सर्वाधिक भागीदारी, नीचे लिखना, भारत में सर्वाधिक भागीदारी किसका है? आपका सेवा क्षेत्र का। जबकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भागीदारी किसका है? आपका उद्योग का। सही बात। भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान उद्योग का है, इंडस्ट्रीज। आया समझ में? पक्का बोल लोगे इसको? हाँ, ठीक। अच्छा देखो, अब देखो बेटे, अब थोड़ा हम ग्रोथ रेट देखते हैं इसमें। एक आपका जीवीए वृद्धि दर, जीवीए वृद्धि दर समझ रहे हो ना, जीवीए ग्रोथ रेट मतलब भारत का ग्रोथ रेट, और एक आपका छत्तीसगढ़ जीएसडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीएसडीपी ग्रोथ रेट। क्लियर हुआ? ग्रोथ रेट अगर देखते, अब देखिए जीवीए ग्रोथ रेट, एक बात समझना, भारत का ग्रोथ रेट जो है आपका 2022-23 में 7% था। ठीक है, भारत का जो ग्रोथ रेट था 2022-23 में 7%।
23-24 में इसके 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाए। ठीक है, 6 से 6.8, 6 to 6.8%, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 6 से 6.8, क्लियर हुआ? 6 से 6.8% जो है ये ग्रोथ रेट का अनुमान, जबकि छत्तीसगढ़ में 5.73% ग्रोथ रेट 2022-23 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 5.73% ग्रोथ रेट। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, समझ गया? अब देखो, अब जैसे क्षेत्रवार देखें, मतलब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है ना, सेवा और उद्योग अगर देखें, सॉरी, एग्रीकल्चर, उद्योग और सेवा, उद्योग और सेवा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। तो इसको ऐसे याद रखना, मेन डिजिट को याद रखना, 3, 4, 7, सॉरी 9। ठीक, 3, 4, 9। ठीक, 3% मतलब 3 तो 3 के साथ आ जाएगा आपका 3.5, मतलब 3.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, 4.1% आपका औद्योगिक क्षेत्र का ग्रोथ रेट है, और 9.1% जो है आपका सेवा क्षेत्र का ग्रोथ रेट। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये आपका 3, 4, 9 इधर। ठीक, तो 3, 4, तो 3.5, 4.1 और 9.1, याद हुआ? छत्तीसगढ़ में 5, 7, 9। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 5, 7, 9। ठीक, तो 5 के साथ 5, 93। ठीक है, 5.93% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। ठीक, 7, 83। ठीक है, 7, 83 और 9, 21। ठीक है, 5, 7, 9, तो 5.93, 7.83, देखो 93 से 10 कम होकर के 83 और 9.21%। समझ में आया? तो ये आपका ग्रोथ रेट है ना। अब देखो, तो मतलब ये जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमने अलग अलग देख लिया, मतलब ओवरऑल कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मतलब देश की अर्थव्यवस्था में कितना कितना योगदान है उनका, ठीक, और राज्य की अर्थव्यवस्था में कितना कितना योगदान है, और ग्रोथ रेट कितना है। मतलब ग्रोथ रेट कहने का मतलब होता है पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ा है, सही बात, कि पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ा है, और योगदान का मतलब होता है कहां से कितना पैसा आ रहा है। जैसे हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, सॉरी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं 18.3, अगर 100 रुपया है तो 18 रुपया 30 पैसा कृषि से है, प्राथमिक क्षेत्र से है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये इस तरीके से होता है। अब देखो, अब प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले, अब फिर से वापस आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में देखेंगे एग्रीकल्चर। ठीक, एग्रीकल्चर देखेंगे। देखो बेटा, कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि को लेकर के, मतलब कृषि के बारे में हमको देखना है। देखो, कृषि मुख्य रूप से फसल उत्पादन से जुड़ती है। ठीक, कृषि क्या है? एग्रीकल्चर मेनली बिलोंग्स टू द क्रॉप प्रोडक्शन। कृषि मुख्य रूप से फसल उत्पादन से जुड़ती है। ठीक, अब देखो, तो कृषि में हम एक देखते हैं आपका कृषकों के बारे में, फार्मर्स, और दूसरा देखेंगे हम फसल के बारे में। ठीक है, कृषक और फसल, मतलब मेनली फार्मर्स और क्रॉप्स के बारे में देखेंगे इसमें, है ना।
क्लियर हुआ? एक बात समझना बेटा, एक छोटा सा आंकड़ा, कृषि को हम शुरू करें, कृषि से संबंधित कुछ कुछ चीजें अपने को याद रखना है। तो कृषि में आप ऐसा डाल लें, पहले परिचय, इंट्रोडक्शन, मतलब कृषि में बेसिक हम पढ़ेंगे कृषक के बारे में और आपका फसल के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरुआती जो है वो पता होना चाहिए। इसको ना आंकड़ा याद करना बेटा, पहले देखो आप अच्छे से लिखना, लेकिन पहले ऐसा रफ आप मेरे साथ लिख लेना, उसके बाद आप अच्छे से उसको लिखना, जमा करें, मैं बताते जाऊंगा। देखो 328.75, भारत का क्षेत्रफल कितना, 3287 है ना, 263, तो 328, 3287 आ गया ना, तो वही समझना इसको, 328.75, ठीक, में से 306.54, में से 212.36, में से 139.90, याद रहना चाहिए। 328.75 में से 306.54, पहले नंबर को समझना सीखो बेटा ना, आंकड़ों का खेल समझो। 328.75 में से 306.54, दशमलव बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए 306.54, उसमें से निकलेगा 212.36 और उसमें से निकलेगा 139.90। समझ गए? अब देखो बताता हूं क्या है। कुल भूमि भारत में, टोटल लैंड 328.75 मिलियन हेक्टेयर, इसमें से उपयोग में लाई जा सकने वाली भूमि, लैंड कैन बी यूटिलाइज्ड, 306.54 मिलियन हेक्टेयर, ठीक, उसमें से फसल योग्य भूमि, मतलब देखो ये कुल भूमि है देश की 328.75, ठीक, जिसमें से ऐसी भूमि जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो 306.54 है, बाकी सब डेंस फॉरेस्ट है, कुछ यूज नहीं हो सकता उस, ठीक है। 306.54 उपयोग में लाई जा सकने वाली भूमि, उसमें से फसल योग्य भूमि 212.36 मिलियन हेक्टेयर, सही बात, और उसमें जितनी भूमि पर खेती होती है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 139.90 मिलियन हेक्टेयर। याद हुआ? ऐसे मत याद करो, देखो पहले कुल भूमि देखेंगे, उस कुल भूमि में से कितनी भूमि उपयोग में लाई जा सकती है, फिर उस उपयोगी भूमि में से कितनी भूमि फसल के लिए उपयोगी है, और उसमें से कितने में फसल बोया जाता है। मेरी बात समझे? तो कुल भूमि 328.75, उपयोगी भूमि, ठीक है, लैंड कैन बी यूटिलाइज्ड, उपयोगी भूमि 306.54, ठीक है, फसल योग्य भूमि 212.36, सब मिलियन हेक्टेयर में, ठीक, 212.36, और उसमें से कितनी भूमि पर होता है खेती, 139.90, 139.90, ठीक है, आया समझ में? सब मिलियन हेक्टेयर में, समझे? शुद्ध बोया गया क्षेत्र या नेट सोन एरिया बोलते हैं उसको, ठीक है, नेट सोन एरिया, SOWN, ठीक, नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो भारत में कुल भूमि 328.75, ठीक, उपयोगी भूमि 306.54, ठीक, फसल योग्य भूमि 212.36, और कितने भूमि पर होता है, 139। और याद रखेंगे कि भारत की जो फसल तीव्रता है, क्रॉप इंटेंसिटी, वो है आपका 151.1, 151.1। फसल तीव्रता कहने का मतलब ये होता है क्रॉप इंटेंसिटी, मतलब एक्चुअली कितना भूमि पर उत्पादन होता है, जैसे दो फसली, एक फसली बोलते हैं ना, तो टोटल कितना भूमि पर उत्पादन होता है, समझ गए? समझ में आया?
याद हुआ आंकड़ा? आंकड़ा याद करना बहुत मुश्किल है, मतलब आंकड़े को कॉन्सेप्ट से याद करोगे तो याद होगा। ठीक, कुल भूमि 328.75, ठीक, उपयोगी भूमि 306, मतलब इसे मोटा मोटी पकड़, पहले 328 कुल है, उसमें 306 उपयोगी, 212 कृषि योग्य भूमि है, फसल योग्य मतलब कृषि योग्य भूमि, उसमें से कृषि कितने पर होती है? 139 पर। अब उसको दशमलव के साथ पकड़ लो, 328 75, 306 54, 212 36, 139 90, ठीक है। और क्रॉप इंटेंसिटी फसल तीव्रता है, ठीक। एक बात समझना बेटा, ये आंकड़े, ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये है आपका एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2022, ठीक है ना। कृषि सांख्यिकी एक नजर में 2022, ठीक। और ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा लेटेस्ट जारी डेटा है, जो जारी हुआ 2022 का है, 23 में जारी हुआ। समझ में आया? तो ये चेंज नहीं होता है, जमीन से संबंधित चीजें चेंज नहीं होती। आई मेरी बात समझ में? आप वेबसाइट पर जाकर के देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2022 भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी है। समझ में? समझ गए? ये सब आंकड़े जो होते हैं यही मिलेंगे। अच्छा एक बात और बेटा, एग्रीकल्चर सेंसस से मत कभी आंकड़े देखना होगा तो कृषि जनगणना पर मत चले जाना। कृषि जनगणना आपका 2020-21 की है, पुराने डेटा है, बहुत वेरी करेगा उसमें। तो दो ही डेटा को माना जाता है, एक तो ये जो फाइनल रिपोर्ट जारी की गई है और एक आपका इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। तो जितना मैं अभी आपको शेयर बता रहा था वो सब इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक। और जो ये आपको स्टैटिक डेटा, मतलब स्टैटिक चीजों के जो डेटा बता रहा हूं, ये आपका एट अ ग्लांस है। समझ पाए? तो याद हुआ? देखो बेटा, भारत में औसत कृषि जोत 1.08 हेक्टेयर, ये याद रखिएगा, आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरेज होल्डिंग एरिया इन इंडिया, एवरेज होल्डिंग एरिया इन इंडिया मतलब भारत में कृषि के औसत जोत का आकार, एवरेज होल्डिंग एरिया या एवरेज होल्डिंग साइज, ठीक है ना, 1.08 हेक्टेयर। इसका मतलब भारत में जितने भी किसान हैं औसतन उनके पास 1.08 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होगी। पहले ये 1.15 था, ठीक, जो कि घट करके 1.09 हो गया। सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे एवरेज होल्डिंग साइज समझो बेटा, जैसे आपके घर में 10 एकड़ अकेले थे तो एवरेज होल्डिंग साइज 10 एकड़, ठीक। अब आगे की संतान 2 भाई हो गए तो होल्डिंग साइज बढ़ गया 5-5 एकड़, और जनसंख्या बढ़ी 4-4 हो गए 2.5-2.5 एकड़। तो उसी तरीके से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी जमीन तो उतना ही है, एवरेज होल्डिंग साइज क्या होगा? घटेगा। सही बात? तो एवरेज होल्डिंग साइज जो है आपका 1.08, क्लियर हुआ? सबसे कम एवरेज होल्डिंग साइज कहां पर होगा? जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी। और कौन सा राज्य है वो? 0.93, उत्तर प्रदेश। समझ रहे बात को? नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना जबरदस्ती आंकड़े फैलाने की जरूरत नहीं। एग्जाम के समय पर वैसे तो ये सब याद होना चाहिए, लेकिन एग्जाम के समय पर नेट सोन एरिया, आपका फसल तीव्रता और औसत जोत का आकार, ये जरूर याद रहना चाहिए। जब भी आप एग्जाम जाएं तो ये 3 आंकड़े जरूर अपने दिमाग में बैठा जाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो कृषि के परिचय में ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब देखो बेटा, कृषक के संदर्भ में देखते हैं अपन फार्मर्स। तो फार्मर्स में हम जानते हैं सबसे पहले कृषकों के प्रकार। ठीक, कृषकों के प्रकार। एक बात समझिएगा बेटा, कृषकों का प्रकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
मतलब ये जो मैंने आपको बातें बताने जा रहा हूं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। द फार्मर्स आर कैटेगराइज्ड by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. The farmers are categorized by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। जो मैं ये आपको बताने जा रहा हूं 5 फरवरी 2019 से लागू है, ठीक है। निम्न वर्गीकरण 5 फरवरी 2019 से लागू है, मतलब लेटेस्ट है यही, ठीक है। जो वर्गीकरण अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 5 फरवरी 2019 से लागू। देखिए, कृषकों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। एक है कृषि जोत के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू होल्डिंग साइज, कृषि जोत के आधार पर अकॉर्डिंग टू होल्डिंग साइज। और एक होता है आपका सामाजिक आधार पर या सामाजिक वर्गीकरण, ठीक, सोशल क्लासिफिकेशन। देखें, कृषि जोत के आधार पर कृषक एक होंगे आपका सीमांत कृषक, मार्जिनल फार्मर्स, एक होंगे लघु कृषक, स्मॉल फार्मर्स, एक होंगे अर्ध मध्यम, सेमी मीडियम, ठीक, एक होंगे मध्यम और एक होंगे वृहद, लार्ज, ठीक है। मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स। सीमांत कृषक, लघु कृषक, अर्ध मध्यम कृषक, मध्यम कृषक और वृहद कृषक, ठीक। एक बात समझो, ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से कम है, लेस देन 1 हेक्टेयर, ऐसे कृषक जिनके पास कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से कम है, द होल्डिंग साइज इज लेस देन 1 हेक्टेयर। अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो ऐसे कृषक को सीमांत कृषक कहें। अगर 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा 2 हेक्टेयर तक, मतलब 2 हेक्टेयर से कम, तो वो लघु कृषक कहलाएगा। अगर 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है तो सेमी मीडियम, अगर 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है तो मीडियम, और 10 हेक्टेयर से ज्यादा तो वो हो जाएगा आपका लार्ज स्केल फार्मर्स। 1 से 2 हेक्टेयर सीमांत कृषक, मतलब सॉरी 1 हेक्टेयर से कम सीमांत कृषक, मार्जिनल फार्मर। 1 से 2 हेक्टेयर लघु कृषक, ठीक। 2 से 4 अर्धमध्यम, 4 से 10 मध्यम और 10 से ज्यादा वृहद। क्लियर? तो ये इस तरीके से कृषकों के प्रकार होते हैं। एक बात समझना बेटा, आप यहीं लिख सकते हो और जगह नहीं मेरे पास। देखें, भारत में सीमांत एवं लघु कृषक मिलाकर 86.2%, मतलब कुल कृषकों में से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को अगर मिला दें तो टोटल 86.2% है। सीमांत एवं लघु कृषक 86.2%, ठीक। आपका अर्ध मध्यम और मध्यम मिला दें, अर्ध मध्यम और मध्यम इसको मिला दें तो 13.2%, ठीक। और जो वृहद कृषक होंगे वो बच गया आपका 0.6%, ठीक। मतलब भारत में सबसे ज्यादा सीमांत और लघु कृषक है 86.2%, 86.2%, ठीक। 86%, 86.2%। क्लियर हुआ? ठीक। तो लघु और सीमांत 86.2, 86.2, ठीक। अर्ध मध्यम और मध्यम मिलकर कितने आपका 13.2, तो टोटल हो गया 99.4 और बच गया 0.6, वो हो जाएंगे आपका वृहद। क्लियर हुआ? देखें, सॉरी, सामाजिक वर्गीकरण। सामाजिक वर्गीकरण के अंतर्गत
कृषकों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, बस नाम याद रख लें, SC, ST एंड अदर्स। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य। सामाजिक वर्गीकरण 3 है, ठीक है ना, सोशल क्लासिफिकेशन 3 है, 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक, SC, ST एंड अदर्स। ठीक, देखो यही कृषकों में देखें, कृषि पर आश्रित जनसंख्या, पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब वह आबादी जो कृषि पर निर्भर करती है। ठीक, ध्यान सुनना बेटा, देखो 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार 58.2%। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6%, 54.6%। लेकिन अभी भारत सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में कृषि पर निर्भर आबादी 47% है, यही लेना है। ठीक है, द डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर इज 47% एट प्रेजेंट। ये इसलिए मैंने बताया कि अलग अलग जगह पर आप देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने इसलिए उसका ईयर बता दिया है। जो 58.2% लिखा हुआ मिलता है वो है आपका 2001 की जनगणना। ठीक, जो 2011 की जनगणना है वो 54.6%, जबकि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ESI मैंने लिखा है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के जो 2022-23 के डाटा है उसके अनुसार भारत में 47% आबादी कृषि पर निर्भर। समझ में आया? 47%। क्लियर हुआ? अब देखो, इसमें निर्भर है, लेकिन इसमें से जो कल्टीवेटर है, मतलब जो खेती करते हैं, खेती मतलब किसान, और जो श्रम करते हैं, लेबर, है ना, 2 प्रकार के लोग होंगे, जिनका अपना जमीन है, खेती कर रहे हैं, और एक जो दूसरे की जमीन पर जाकर काम कर रहे हैं। तो जो खुद की जमीन पर काम करें उनको मतलब खेतीहर किसान कहा जाएगा, खेतीहर, कल्टीवेटर, खेतीहर किसान। और जो दूसरे की जमीन पर जाकर काम करेंगे उन्हें कहेंगे कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, तो खेतीहर किसान मतलब उसमें कितने किसानों के पास जमीन है, अपनी जमीन पर करते हैं, और लेबर कितने हैं। तो याद रखें 45% कल्टीवेटर है और 55% एग्रीकल्चर लेबर। मतलब 47% को 100 मान लिया जाए तो उसमें से 45% ही ऐसे जिनके पास अपनी जमीन है और वो अपनी जमीन पर खेती करें, कल्टीवेटर्स, खेतीहर किसान। ठीक है, 55% ऐसे हैं जो दूसरों की खेतों पर काम करते हैं, कृषि श्रमिक। ये 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण। समझ में आया? तो किसानों के संदर्भ में इतना याद रखो। आंकड़े याद हो रहे हैं? अब चलें इसमें फसल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो फसल, क्रॉप्स। ठीक, फसल है, फसल के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप्स के बारे में ध्यान दो बेटा। तो फसल में हम सबसे पहले देखते हैं फसल के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। या टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हेडिंग डाले, इसमें फसल लिखे और उसके नीचे पहला हेडिंग डाले फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण। ठीक, इधर देखो प्यारे बच्चे, फसलों का वर्गीकरण एक तो मौसम के आधार पर होता है, अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम, और एक
उपयोग के आधार पर होता है, अकॉर्डिंग टू यूटिलाइजेशन। एक मौसम के आधार पर और एक उपयोग के आधार पर, मतलब कौन से मौसम में कौन सी फसल बोई जा रही है, एक ये, और एक होता है आपका उपयोग के आधार पर। देखिए, मौसम के आधार पर फसल तीन प्रकार की है। मौसम के आधार पर फसल तीन प्रकार की। एक खरीफ की फसल, खरीफ। एक रबी की फसल और एक जायद की फसल। ठीक है, खरीफ, रबी और जायद। क्लियर हुआ? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। देखो, खरीफ की फसल ऐसी फसल जिसको जून में बोए, मतलब जुलाई में, सॉरी, पूर्ण रूप से जिसको हम जुलाई में, मतलब जून जुलाई रहेगा, जुलाई में बोए और अक्टूबर नवंबर में कल्टीवेट कर ले उसको, जुलाई से अक्टूबर, मतलब पूरे बारिश के समय में। ठीक, तो वो खरीफ की फसलें हो जाएंगी। रबी की फसलें जिनको हम अक्टूबर नवंबर में बो करके मार्च अप्रैल में कल्टीवेट करें, मतलब हार्वेस्ट कर ले उसको, रबी की फसलें नवंबर से अप्रैल। ठीक, और ऐसी फसलें जिनको अप्रैल में बो करके जून तक काटा जाए, ये सब क्या हो जाएंगे? आपका जायद की फसल। ठीक है, अप्रैल टू जून। ठीक, समझ में? जैसे खरीफ की फसल देख रहे हैं आप, बारिश का समय है पूरा ये। ठीक, तो बारिश समय मतलब पानी ज्यादा चाहिए, जैसे चावल हो गया, मोटे अनाज हो गए आपका, है ना, मतलब जितने भी सीरियल्स होंगे, चावल वगैरह, है ना, ये इसमें आ जाएंगे। रबी फसल में जैसे आपका गेहूं आ जाएगा, चना आ जाएगा, है ना, जितने भी लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट्स जो होंगे वो सब, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन का पावर होता है, तो वो सब इसी में आ जाएंगे, रबी की फसलें। ठीक, जायद की फसलें गर्मी, पानीदार, जितनी भी मतलब फल सब्जियां, है ना, खीरा, ककड़ी, कलंदर, है, सब आपका जायद की फसलें। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात देखिए, गौर करिए, अगर खरीफ से लेकर जायद तक जाएं तो ये फसलों का एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसी को फसल चक्र कहते हैं। एक फसल, मतलब फसल चक्र शुरू हो रहा है जुलाई से और एंड हो रहा है, मतलब जुलाई से लेकर जून तक में क्रॉप प्रोडक्शन होगा, जून में हमको फाइनल डेटा मिल जाएगा। इसलिए याद रखें, इसी के आधार पर भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। ठीक है, द एग्रीकल्चर ईयर शेल बी 1 जुलाई टू 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून। और याद रखें, कृषि के जो भी आंकड़े हम आपको बताएंगे, हम वहां लिख देंगे ए वाई का मतलब होगा एग्रीकल्चर ईयर। अगर यही सी वाई लिख देते तो कैलेंडर ईयर होता, और यही अगर एफ वाई लिख देते तो फाइनेंशियल ईयर होता। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, और एग्रीकल्चर ईयर कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून। याद रखें, जो एग्रीकल्चर ईयर होता है वही आरबीआई ईयर भी होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष भी 1 जुलाई से 30 जून होता है। समझ में आया? एग्रीकल्चर ईयर कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून। ठीक, कैलेंडर ईयर 1 अगस्त, 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 36 मार्च तक। अच्छा, 30 मार्च तक। मार्च 30 का होता है बीमारी। 1 अप्रैल से 31 मार्च। समझ में? अच्छा देखो प्यारे बच्चों, उपयोग के आधार पर जो फसल होते हैं वो 2 प्रकार के। या तो आप फसल का उपयोग अपने खाने के लिए करेंगे, मुख्य उद्देश्य उसका पेट भरना रहेगा, तो ऐसे फसल जो खाने के लिए उत्पादित हो उन्हें कहते हैं खाद्यान्न फसल, फूड ग्रेन्स।
उन्हें कहेंगे खाद्यान्न फसल, फूड ग्रेन्स। और एक ऐसे फसल जिनका उपयोग व्यापार के लिए होता है उसे कहेंगे वाणिज्यिक फसल या कॉमर्शियल क्रॉप्स, या वाणिज्यिक फसलों से ही पैसा आएगा, नकदी, इसलिए इन्हीं को वाणिज्यिक फसल या नकदी फसल, कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स कहते हैं। समझे? समझे? तो जो फसल होंगे उपयोग के आधार पर दो प्रकार के, एक आपका खाद्यान्न फसल, फूड ग्रेन्स, एक होंगे आपका कमर्शियल या कैश क्रॉप्स, एक ही है, वाणिज्यिक फसल बोले नकदी फसल बोले एक ही होता है। ठीक है? तो कमर्शियल और कैश क्रॉप्स। देखो प्यारे, खाद्यान्न फसल में मुख्य रूप से चार चीजें आती हैं, चार ही चीज तो खाएंगे अपन प्रमुख रूप से, दाल, भात, रोटी, दाल भात साग, और बारात में आए हाँ। जो मेनली खाने के लिए, पुराने जमाने में कहां साग वाग ऐसा होता था जी, बहुत। ठीक है? हाँ, साग चाहिए। तो खाद्यान्न फसल में मुख्य रूप से चार चीजें आएंगी प्यारे बच्चों। देखो, चावल, राइस, स्टीम्ड राइस, फ्राइड राइस है, ठीक है, चावल, गेहूं, व्हीट, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, हाँ वही कोदो, कुटकी वगैरह, ठीक है, मिलेट्स, ठीक, और आएगा दाल, पल्सेस। ठीक है? तो खाद्यान्न फसल में चार चीजें आती हैं, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल। ठीक? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, इसी क्रम में याद रखना। ठीक है ना? चावल, फिर गेहूं, फिर मोटे अनाज, और फिर दाल। जो वाणिज्यिक फसल है इसमें 6 प्रकार की फसलें आती हैं, 6 प्रकार की फसलें। देखो कैसे, तिलहन, ऑयल सीड्स, उत्तेजक, स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स, तिलहन, ऑयल सीड्स, उत्तेजक, स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स, शर्करा, शुगर केन्स, ठीक है, या शुगर क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, शुगर केन तो गन्ना हो गया, शुगर क्रॉप्स, तिलहन, उत्तेजक, शर्करा। ठीक? आपका कपास, ठीक, कपास, कॉटन, फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं उसको, है ना, फाइबर क्रॉप्स। ठीक? कपास, मसाला और बागानी। तिलहन, उत्तेजक, शर्करा, कपास, मसाला, बागानी। ठीक है? तिलहन, ऑयल सीड्स, उत्तेजक, स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स, शर्करा, शुगर क्रॉप्स, कपास, कॉटन या फाइबर क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, मसाला, स्पाइसेस, और बागानी, हार्टिकल्चर। ठीक है ना? हार्टिकल्चर। अब देखो, मसाला तो समझ में आ रहा है, कपास भी समझ में आ रहा है, शर्करा जिसमें शक्कर होगा, गन्ना, उत्तेजक जिससे उत्तेजना हो, मतलब जैसे तंबाकू वगैरह, तेंदुपत्ता वगैरह जो करते हैं, तिलहन आपका जिससे एडिबल ऑयल मिले, खाने की तेल, खाने वाला तेल, वो तिलहन फसलें। बागानी के अंतर्गत जो हार्टिकल्चर क्रॉप्स बोलते हैं वो कमर्शियल होते हैं। इसमें एक आएगा टॉप, TOP, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, टमाटर, प्याज, आलू। ठीक? और इसके बाद दो और चीजें, सारी सब्जियां और सारे फल। ठीक है? वो प्लांटेशन क्रॉप्स है बेटा, वो अलग हो जाए। समझ में आया? तो ये सारी चीज, मतलब जितने फल वल होंगे सब इसी में है। ये बहुत फिल्टर डेटा, इतना याद करना जरूरी है ना? याद हो रहा है डेटा? पक्का? तो ये आपका तिलहन, उत्तेजक, शर्करा, कपास, मसाला, बागानी। ठीक है?